लाइव हो गया है, देख रहे हैं, देखिए सब चीज ठीक ठाक है ना। चलिए शांत हो जाइए थोड़ा सा। पीछे में भी चल रहा है क्या? पीछे में भी चल रहा है, अच्छा। बड़ी फैल फैल से बैठ के मजा लीजिए वहां ना, एकदम जिसको खैनी। पीछे में विद्यार्थी बैठ के करता है ये सब काम, आराम से बतियाता है, मोबाइल चलाता है, हर चीज करता है। चलिए तो क्या हुआ? हाँ हाँ, उसको ऊपर करना है। ओ अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब चीज़ ठीक है ना, ऑनलाइन ठीक चल रहा है ना सब चीज़। चलिए तो आ जाते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और देखिएगा, एक बैच के विषय में बता देते हैं, ठीक है। बाद में हम भूल जाते हैं पढ़ाने के चक्कर में, बैच अनाउंसमेंट सब भी नहीं कर पाते हैं। आपको जो है एक फाउंडेशन बैच है, पहले से फाउंडेशन बैच है, शाम में 5 से 7, ठीक है, शाम में 5 से 7 है। तो जो है उसमें केमिस्ट्री आज समाप्त हुआ है, तो वहाँ पर जो है आपको फिजिक्स प्रारंभ होने जा रहा है सोमवार से। फिजिक्स प्रारंभ होने जा रहा है सोमवार से। तो जिनको भी मन है कि फिजिक्स कर ले तो वो आकर के जो है कर सकते हैं। और ये प्रेफरेंस हम आपको इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि अब क्लासरूम तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, तो हर लोग तो आकर के नहीं ही बैठेंगे। कुछ लोग जिनको जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, आप चाहते हैं कि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो आप फिजिक्स में आकर के बैठ सकते हैं। स्पेशली 7 से 9 बच्चों को जो है हम ये सुविधा दे देंगे। 7 से 9 बच्चा को, यानी 5 से 7, 7 से 9 आप लगातार कर लीजिएगा, ठीक है। तो 7 से 9 बच्चा को, 7 से 9 बैच वाले बच्चा को जो है ये सुविधा दे देंगे, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ के जाइएगा, तब ना और लोग आएगा नया नया। चलिए तो अब आते हैं, पढ़ते हैं। जहां तक हमको याद है, कल भी तो मेरा ही क्लास हुआ था। जहां तक हमको याद है, हम आपको राष्ट्रपति के वीटो संबंधी अधिकार बता रहे हैं। राष्ट्रपति के वीटो संबंधी अधिकार, समझ गए? राष्ट्रपति के वीटो संबंधी अधिकार। अब गौर कीजिएगा, अब सुनिए, शांत हो जाइए, अब बात मत कीजिए, ठीक है। अब हम भी आ गए हैं, तब पर भी आप लोग बातें कर रहे हैं, ये गलत बात है ना, ठीक है। 2, 4, 5 क्वेश्चन पूछते हैं सभी लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग हैं, सभी लोग जो है 2, 4, 5 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। आप बताइएगा, वीटो किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? वीटो कितने प्रकार का? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो क्या माना जाता है? राष्ट्रपति ने किस वीटो का प्रयोग किया? कौन वीटो? निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 72 देता है, समझ गए? अनुच्छेद 72 देता है। अब देखिएगा, राष्ट्रपति क्या मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? हाँ या ना? कर सकता है ना? हो क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता? नहीं कर सकता है। अब एक क्वेश्चन एक लड़का से पर्सनली पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा, ठीक है? खड़ा होइएगा आप, नहीं, हाँ आप बताइएगा, लघुकरण का क्या अर्थ होता है? चलिए बहुत बढ़िया। परिहार का क्या अर्थ होता है? सजा को घटा देना, जैसे 10 वर्ष की जगह 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। विराम विराम
हाँ ठीक है, सजा के ऊपर रोक, प्रविलंबन, सजा को टालना, सजा को टालना। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आते हैं, तो एक जो है हमने निलंबनकारी बीटों के विषय में बता रखा है। दूसरा जो बीटो है वो आपको आत्यांतिक बीटो है। दूसरा जो बीटो है वो कौन है? आपको आत्यांतिक बीटो। तो अब हम लोग जो है आत्यांतिक बीटो को समझने का प्रयास करते हैं। आत्यांतिक बीटो, आत्यांतिक बीटो को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आत्यांतिक बीटो को समझने से पहले हमें विधेयक को समझना है, विधेयक को समझना है और विधेयक के प्रकार को समझना है। विधेयक क्या होता है और विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को आप समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जब कानून बनाना होता है ना, कानून यानी विधि, विधि के निर्माण को लेकर विधेयक लाया जाता है। विधि के निर्माण को लेकर जो प्रस्ताव लाया जाता है, जो संकल्प लाया जाता है, उसी को हम लोग विधेयक कहते हैं। विधि के निर्माण को लेकर जो प्रस्ताव या संकल्प लाया जाता है उसी को हम लोग विधेयक कहते हैं। विधेयक को जब संसद अनुमति देता है तब विधेयक कानून बनता है। तब विधेयक क्या बनता है? कानून। अब जो विधेयक होता है, विधेयक दो प्रकार का होता है। अगर हम विधेयक की बात करें तो जो विधेयक होता है यह आपको दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक आपको सरकारी विधेयक होता है, एक आपको सरकारी विधेयक होता है और दूसरा आपको गैर सरकारी विधेयक। दूसरा क्या होता है? आपको गैर सरकारी विधेयक। दूसरा गैर सरकारी विधेयक होता है। अब सरकारी विधेयक किसे कहते हैं और गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? कुछ भी नहीं है। सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक कुछ भी नहीं है। देखिए, वैसा विधेयक जो भारत सरकार के मंत्री के द्वारा लाया जाता है, गौर कीजिएगा, वैसा विधेयक जो भारत सरकार के मंत्री के द्वारा लाया जाता है, भारत सरकार के मंत्री के द्वारा लाया जाता है, वो सरकारी विधेयक। भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार है, भारत सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री का पद है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, रेल मंत्री है, वाणिज्य मंत्री है, कपड़ा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, कोयला मंत्री है। ये सभी जो मंत्रीगण होते हैं, मंत्रीगण के द्वारा जो लाया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। जैसे कि मान लिया जाए अमित शाह ने कोई विधेयक लाया। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। फिर आपको राजनाथ सिंह जो है आपको रक्षा मंत्री हैं। फिर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। तो अगर ये सब लोग विधेयक लाएगा तो माना जाएगा कि यह सरकारी विधेयक है। कौन विधेयक है? सरकारी। तो भारत सरकार के मंत्री के द्वारा जो विधेयक लाया जाता है वो सरकारी विधेयक होता है। क्लियर? अब गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक की हम बात करें तो वैसा विधेयक जो भारत सरकार के मंत्री के अलावे अन्य संसद सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, जो भारत सरकार के मंत्री के अलावे अन्य संसद सदस्य के द्वारा लाया जाता है, यानी जो भारत सरकार के अंतर्गत मंत्री नहीं है। देखिए एक चीज आप जानिए कि मंत्री बनने के लिए जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। लोकसभा में 543 गो सदस्य, राज्यसभा में 245 गो सदस्य, 245 गो सदस्य। तो क्या 543 के 543 सदस्य और 245 के 245 सदस्य मंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हैं। मंत्री अधिक से अधिक 82 गो लोग बन सकता है, उससे ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकता है। भारत सरकार का जो मंत्री परिषद है, भारत सरकार का जो मंत्री परिषद है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार के मंत्री परिषद में अधिक से अधिक 82 गो सदस्य हो सकता है, उससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकता। अधिक से अधिक 82 गो सदस्य हो सकता है, उससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकता है। यह चीज है। अब
जो भारत सरकार का मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम 82 गो सदस्य हो सकता है। इसके अलावे जो अन्य संसद सदस्य है, अन्य लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य वे अगर लाएंगे तो उसी को गैर सरकारी विधेयक। जैसे कि राहुल गांधी, अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो क्या राहुल गांधी कोई मंत्री है? नहीं है। लेकिन राहुल गांधी संसद सदस्य है या नहीं है? राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से जो है आपको लोकसभा के सदस्य है। अगर मान लिया जाए राहुल गांधी के द्वारा कोई विधेयक लाया जाएगा तो वह गैर सरकारी विधेयक होगा। क्या होगा? गैर सरकारी विधेयक। वहीं भाजपा की हम बात करें तो भाजपा लोकसभा के चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीता है, लेकिन मंत्री तो 82 गुण बन सकता है हो। तो अब भाजपा में ही एक है रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से रविशंकर प्रसाद जो है वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। पहले ये मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मोदी जी ने इनको मंत्री परिषद से हटा दिया। मोदी जी ने इनको मंत्री परिषद से हटा दिया। जानते हैं, काफी अच्छा मंत्री था, बहुत शिक्षित लोग हैं रविशंकर प्रसाद। हम उनसे पर्सनली टॉक किए हैं, पर्सनली बात किए हैं, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान भी हैं और जानकार भी हैं। देखिए, मोदी जी और अमित शाह, कोई भी आगे बढ़ता है ना, किसी में देख लेते हैं मोदी जी अमित शाह देख लेते हैं, ये नॉलेजेबल व्यक्ति है, ये हमको जो है पछाड़ सकता है आगे चल करके, उसको पहले ये साइड कर देते हैं। जैसे देवेंद्र फडणवीस, भले महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ नाइंसाफी हुआ है, समझ गए। अगर एकनाथ शिंदे बगावत किया है तो उसमें देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा योगदान है। और देवेंद्र फडणवीस भी जो है बहुत योग्य व्यक्ति हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा को बिहार में जीत दिलाया, गोवा में जीत दिलाया। पिछले दिनों जो है राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें बीजेपी को जीत दिलाया, समझ गए। तो बहुत आगे बढ़ रहा था, उनका कद आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही उनका आगे कद बढ़ रहा था तो मोदी जी अमित शाह को लग गया कि कहीं ना कहीं कल के डेट में जाकर के हमारे लिए जो है घातक सिद्ध होगा, तो इसका डिमोशन करते हैं। जो व्यक्ति 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा है, और जानते हैं महाराष्ट्र का इतिहास है कि आज तक, आजादी से लेकर आज तक मात्र 2 मुख्यमंत्री हैं जो 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया है। अब समझ जाइए कि महाराष्ट्र की क्या राजनीतिक स्थिति होगी। मात्र 2 व्यक्ति हैं जो पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पूरा किया है। उसमें एक देवेंद्र फडणवीस है। 5 साल के कार्यकाल को देवेंद्र फडणवीस पूरा किए थे, लेकिन जो है उनका कद काफी ज्यादा बढ़ रहा था तो उनका पैर कतरा गया, एक प्रकार से कहिए, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके, समझे। तो ये चीज है। तो अब जैसे हम आपको यहां पर जो है रविशंकर प्रसाद का नाम इस वजह से लिए क्योंकि यहां पे विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है। किस बात को लेकर के कंफ्यूजन होता है? विद्यार्थी को यह कंफ्यूजन होता है कि बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के कोई भी संसद सदस्य लाएंगे तो सरकारी हो जाएगा, और बीजेपी के अलावा जो विपक्ष में लोग हैं वो लाएगा तो गैर सरकारी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि रविशंकर प्रसाद वर्तमान में मंत्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य है। अगर रविशंकर प्रसाद भी विधेयक लाता है, भले वो बीजेपी के सदस्य है, अगर रविशंकर प्रसाद भी लाएंगे तो वह भी गैर सरकारी विधेयक ही होगा। और वह भी गैर सरकारी विधेयक इस वजह से होगा क्योंकि रविशंकर प्रसाद वर्तमान समय में भारत सरकार के अंतर्गत मंत्री नहीं है, भारत सरकार के अंतर्गत मंत्री नहीं है। तो समझ में आया? अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना होना चाहिए। मंत्री अगर लाता है तो सरकारी, भारत सरकार के मंत्री, गौर कीजिएगा, बिहार सरकार में भी मंत्री होता है वो। भारत सरकार के अगर मंत्री लाते हैं तो वह सरकारी विधेयक। अब मंत्री के अलावे जो अन्य संसद सदस्य लाता है, चाहे वह सत्ता पक्ष का संसद सदस्य हो या विपक्ष का संसद सदस्य हो या कोई भी संसद सदस्य हो, वो अगर लाता है तो वो क्या कहलाता है? गैर सरकारी। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, अब हम लोग आते हैं आत्यांतिक बीटों के ऊपर। देखिए, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, नीचे का टेस्ट फ्री करवाए हैं कि नहीं करवाए? फ्री करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है
और राष्ट्रपति का पास विधेयक कब जाता है? जब संसद का दोनों सदन पारित कर देता है तब जाता है। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति नहीं देता है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। गौर कीजिएगा, यहां पर जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, तब यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। अब देखिएगा, राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर करता है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग जो है गैर सरकारी विधेयक पर करता है, गैर सरकारी विधेयक पर करता है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग सरकारी विधेयक पर नहीं कर सकता है, सरकारी विधेयक पर नहीं कर सकता है। मतलब भारत सरकार के मंत्री के द्वारा, यानी अगर अमित शाह कोई विधेयक लाया है तो उस पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी अगर कोई विधेयक लाए हैं तो उस पर इस वीटो का प्रयोग हो सकता है। समझ में आया कुछ? यही है आपको आत्यांतिक वीटो। नीचे से लिखिएगा, आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, जाता है तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अगर स्वीकृति नहीं देता है, राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं देता, स्वीकृति छोड़िए, राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं देता है, राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं देता है, राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं देता है, राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं देता है तो यह माना जाता है कि, तो यह माना जाता है कि, तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने, तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग, उसी में कंटिन्यू, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर करता है, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर करता है, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर करता है, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर करता है, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर करता है, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर करता है। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, नीचे से लिखिएगा, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक में सरकारी, एक में सरकारी डैश देकर, डैश देकर, एक में सरकारी डैश देकर, डैश देकर भारत सरकार के मंत्री के द्वारा, भारत सरकार के मंत्री के द्वारा,
भारत सरकार के मंत्री के द्वारा, सुनिए ना, ये जो एग्जॉस्टर है इसको खोल के वो पीछे में लगवाइए, ठीक है, इसके जस्ट पीछे, ठीक है, इस एग्जॉस्टर को खोल के, ये एग्जॉस्टर कोई काम का नहीं है, वहां लग जाएगा वो काम करेगा, ठीक है। भारत सरकार के मंत्री के द्वारा, भारत सरकार के मंत्री के द्वारा जो विधेयक लाया जाता है, भारत सरकार के मंत्री के द्वारा जो विधेयक लाया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। जैसे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया विधेयक, जैसे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया विधेयक, जैसे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया विधेयक, जैसे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया विधेयक। चलिए आगे, गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक डैश देकर, भारत सरकार के मंत्री के अलावे भारत सरकार के मंत्री के अलावे जो अन्य संसद सदस्य, जो अन्य संसद सदस्य, जो अन्य संसद सदस्य, जो अन्य संसद सदस्य, संसद सदस्य के द्वारा, भारत सरकार के मंत्री के अलावे जो अन्य संसद सदस्य के द्वारा विधेयक लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, उसे गैर सरकारी विधेयक, उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है, उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। जैसे राहुल गांधी या रविशंकर प्रसाद के द्वारा लाया गया विधेयक, दोनों लिखा दिए, एगो भाजपा एगो कांग्रेस, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, दोनों क्यों लिखा है कंफ्यूजन ना हो, ये बात समझ रहे हैं, ऊपर से नहीं जाता है वो पॉलिटी, ऊपर से नहीं जाता है, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, समझे। जैसे राहुल गांधी या रविशंकर प्रसाद के द्वारा लाया गया विधेयक, जैसे राहुल गांधी या रविशंकर प्रसाद के द्वारा लाया गया विधेयक, लाया गया विधेयक। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा पॉकेट बिटो, आगे हेडिंग मारिएगा पॉकेट बिटो। पॉकेट बीटो या जेबी बीटो, जेबी बीटो, हम लोग के तरफ जो है ना, जो शर्ट का पॉकेट होता है उसको जेबी कहा जाता है, समझ गए। पॉकेट बीटो या जेबी बीटो दोनों एक ही बात है। देखिए क्या होता है पॉकेट बीटो या जेबी बीटो, इसको आप समझिएगा। देखिए संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा जब किसी विधेयक को पारित कर देता है तत्पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है ना, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना स्वीकृति देता है और ना कहता है कि हम अस्वीकार करेंगे, मतलब ना हां कहता है और ना कहता है, बल्कि
उस विधेयक को अपने पास रख लेता है, अपने पॉकेट में रख लेता है, समझ गया, अपने पास रख लेता, अपने पॉकेट में रख लेता है। और अगर आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में इस बात का जिक्र कहीं नहीं है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितना दिन तक रोक कर रख सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितना दिन तक, अधिकतम समय तक रोक कर रख सकता है, इस बात का जिक्र नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप अमेरिका का संविधान पढ़ते हैं, अमेरिका के संविधान में इस बात का जिक्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिक से अधिक 10 दिन तक अपने पास रख सकता है, अधिक से अधिक 10 दिन तक, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति जितना दिन तक मन है, क्योंकि संविधान में जिक्र ही नहीं है। जब संविधान इस बात को लेकर मौन है, शांत है, कुछ नहीं कहता है, तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसको जितना दिन मन होगा उतना दिन तक रोक करके रख सकता है। तो आप देखिएगा, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति या अनुमति के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना हाँ बोलता है ना बोलता है, बल्कि उसको अपने पास रख लेता है। तब यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। भारतीय इतिहास में एकमात्र अपवाद है, भारतीय इतिहास में एकमात्र अपवाद है। देखिए, जानते हैं, राष्ट्रपति जो कोई बनता है उसमें वर्तमान की सरकार का अहम रोल होता है, और वर्तमान की सरकार उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाता है। जो वर्तमान की सरकार उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाता है जो उसकी बात मान सकता है, जो अपना रूल रेगुलेशन लागू करेगा राष्ट्रपति, उस प्रकार के व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाता है। जैसे अगर हमारे मोदी जी नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बना देते, तो नीतीश कुमार तो दिमाग वाला है, समझे, सोशल इंजीनियरिंग करते रहता है, खुद भी इंजीनियर रहा है, समझे। तो नीतीश कुमार को अगर बना देते ना, तो एक बार और पॉकेट वीटो का प्रयोग हो जाता। द्रौपदी मुर्मू को बनाने की सिफारिश हुई, आप याद कर लीजिए, 15वां राष्ट्रपति में जो है ना द्रौपदी मुर्मू, आप लिख लीजिए, समझे, एकदम लिख लीजिए। अरे मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत है। मोदी जी आज के डेट में किसी के सर पे हाथ रख दिए तो उनका जीवन का कल्याण है, समझे। तो एकदम लिख लीजिएगा, आप सही में एकदम लिख लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू, और आदिवासी महिला है, प्रथम आदिवासी तथा महिला भी, ठीक है, प्रथम आदिवासी महिला। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी है, लेकिन आदिवासी महिला में प्रथम है, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, आज तक भारतीय इतिहास में अपवाद स्वरूप एकमात्र ज्ञानी जैल सिंह है। ज्ञानी जैल सिंह डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 के ऊपर जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किए हैं। यह प्रश्न कई दफा आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। क्लियर है? तो अब नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को ना स्वीकार करता है
और ना ही अस्वीकार करता है, ना स्वीकार करता है और ना ही अस्वीकार करता है, 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 ना ही अस्वीकार करता है। अर्थात राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। अर्थात राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, अर्थात राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है। तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। नोट देकर के लिखिएगा। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है, ज्ञानी जैल सिंह है, जिन्होंने भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है, जिन्होंने डाकघर संशोधन अधिनियम 1986, जिन्होंने डाकघर संशोधन अधिनियम 1986, जिन्होंने डाकघर संशोधन अधिनियम 1986, जिन्होंने डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। अब आगे लिखिएगा, विशेषित वीटो, विशेषित वीटो, विशेषित वीटो। हे भगवान, एक कॉपी में दाल भात चोखा सब आप ही को बोल रहे हैं, फिर फेयर भी करते हैं। सही में इतना टाइम आप लोग को मिल जाता है कि आप लोग फेयर भी करते हैं। कुछ भी रफ नहीं होता है जीवन में, हर चीज फेयर है। चलिए सुनिएगा, देखिए, एक तो पहली बात ये जानिए कि जो विशेषित वीटो है इसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। किताबों में इसके विषय में कुछ खास जानकारी नहीं है। जब किताब में ही जानकारी नहीं है तो हमको भी जानकारी नहीं है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। समझिए, इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। अमेरिका चले जाइए, इस वीटो को जान जाइएगा। नीचे से लिखिएगा, नीचे एक पॉइंट और लिखाना था, वो 10 दिन वाला, वो जरूरी था। अच्छा ठीक है, पहले विशेषित वीटो लिखिए, फिर नोट देकर के वो पॉइंट लिखा देंगे 10 दिन वाला, वो जरूरी है। ठीक है, वो पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, नीचे से लिखिएगा विशेषित वीटो। इस वीटो का प्रयोग, इस वीटो का प्रयोग
भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इस वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इस वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। जानते हैं अब जो है ना एगो इतना सब चीज हो गया है, एगो टीवी लगाइए ताकि कमेंट सामने से देख सके। ठीक है, दोनों क्लासरूम में। ठीक है, यहाँ पे सामने से कमेंट देख सके, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन रहेगा ना। अरे अभी तो जो है हम लोग सब चीज़ जो है लगा ही रहे हैं, आप देख रहे हैं डेली कामें चलता है, समझे। तो अभी हमको लगता है कि 2, 3, 4, 5, 6 महीना तक जो है अभी और बहुत कुछ करना है, समझे। अभी स्टेबल थोड़े हुए हैं, वो हम लोग भी स्टेबल थोड़े हैं, अभी स्टेबल नहीं है, समझे। साल 2 साल, और हम तो मेरे जहन में तो ये है कि यानी इंसान कभी स्टेबल नहीं हो सकता है। जानते एगो चीज हम बताते हैं, जब भी जीवन में आनंद का एहसास होने लगे ना, जब भी आप खुश रहने लगे ना, तो समझ जाइए कि जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। जीवन में हमेशा कठिनाई रहना चाहिए, समझिए, कठिनाई रहना चाहिए। अगर आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो आप समझिए कि हम ठीक चल रहे हैं। जैसे खुशी का एहसास होने लगे तो समझ जाइए कुछ ना कुछ आगे गड़बड़ होने जा रहा है, समझे। हम क्या बोले हैं, समझे हैं? बहुत लोग के ऊपर से गया होगा। इस वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। इस वीटो का प्रयोग विशेष तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। इस वीटो का प्रयोग विशेष तौर पर, इस वीटो का प्रयोग विशेष तौर पर, इस वीटो का प्रयोग विशेष तौर पर, विशेष तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट देकर के, नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक जगह के कर लीजिए ना, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिक से अधिक, किसी विधेयक को अधिक से अधिक 10 दिनों तक रोक सकता है। अधिक से अधिक 10 दिनों तक रोक सकता है। अधिक से अधिक 10 दिनों तक रोक सकता है। अधिक से अधिक 10 दिनों तक रोक सकता है। 10 दिनों तक रोक सकता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति, लेकिन भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को, लेकिन भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को, किसी विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक, किसी विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक, किसी विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक, कितने दिनों तक रोक सकता है, कितने दिनों तक रोक सकता है, इसको लेकर भारत का संविधान मौन है। 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 तो अब देखिएगा यहां पर मौन शब्द में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो दिक्कत होगा तो हमको नहीं लगता है दिक्कत होना चाहिए। मौन शब्द का मतलब यह समझना है कि संविधान में उसका जिक्र नहीं है। समझिए, संविधान में उसका जिक्र नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो राष्ट्रपति के
वीटो संबंधी अधिकार हुए। तो एक बार राष्ट्रपति के वीटो संबंधी अधिकार को पूरा के पूरा वीटो संबंधी अधिकार को एक बार सिलसिलेवार ढंग से आप पढ़ लीजिए, तो फिर हम आपको याद करवा देंगे जल्दी से। पढ़िए, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप लोग को अलग से बोलेंगे कि आप पढ़िए, ऑनलाइन वाले लोग भी पढ़िए। फोन उठाता है कि नहीं हो? मेरे मोबाइल पर तो इतना फोन आता है ना। दरोगा वाला बेच में नहीं उठा पाया, तो फिर बाद में रिटर्न नहीं किया, रिटर्न करवाए हैं। इतना लड़का है, सबको देखते हैं, क्लास लग जाता है तो बैठा रहता है, सबको जानकारी देकर कॉल रिटर्न करवाइए। अरे काम लीजिए सबसे भाई महाराज। पढ़ लिए, पढ़ लिए। चलिए आइए तो एक बार याद करते हैं। चलिए बोलिएगा, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है या स्वीकृति नहीं देता है तो क्या माना जाता है? राष्ट्रपति ने किस वीटो का प्रयोग? हाँ, आत्यांतिक वीटो। राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किस विधेयक पर करते? किस विधेयक पर? किस विधेयक पर? एक बार फिर से, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो क्या माना जाता है? राष्ट्रपति ने किस वीटो का प्रयोग? राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किस विधेयक पर करते? विधेयक कितने प्रकार का? कौन कौन? सरकारी विधेयक किसे कहा जाता है? भारत सरकार के मंत्री के द्वारा जो लाया जाता है। मंत्री के अलावा जो अन्य संसद सदस्य के द्वारा लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति न उसको स्वीकार करता है न अस्वीकार करता है तो क्या माना जाता है? राष्ट्रपति ने किस वीटो का प्रयोग? किस वीटो का? भारत में कोई राष्ट्रपति है जो पॉकेट वीटो का प्रयोग? कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। किस अधिनियम पर पॉकेट वीटो? किस अधिनियम पर? किस अधिनियम पर? डाकघर संशोधन अधिनियम 1900, डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पर किया है। चलिए ठीक है। विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं? कहां के राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति। चलिए अब इसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति के सलाहकारी अधिकार। खैर समझने वाला चीज है, पहले सलाहकारी छोटा 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 मोटा चीज है। राष्ट्रपति का जो है विशेषाधिकार, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, ये थोड़ा समझने वाला है तो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर सलाहकारी बाद में देख लेंगे, उसमें कुछ है नहीं। तो नीचे हेडिंग मारिएगा, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। बोर्ड सही से काम नहीं करता है हो, किसी इंजीनियर से जो है ना, बढ़िया इंजीनियर से हमको लगता है दिखाना पड़ेगा पूरे सिस्टम को। ठीक है, चलिए शुरुआती दौर में डिजिटल बोर्ड लिए थे ना तो बड़ी दिक्कत होता था। सुनिएगा अब क्या हेडिंग मारे हैं, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। देखिए राष्ट्रपति को जो है ना कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है। क्या विशेष अधिकार प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को पहला विशेष अधिकार यह प्राप्त होता है, हे समझिए ना हो, कहां है, कौन दुनिया में आप लोग रहते हैं, यहां देखिए बोर्ड पे रहिए।
यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए तो क्लासे में रहिए बकलोल सब। अच्छा पीछे भेज दें। सुनिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, कुछ राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। क्या क्या राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को पहला विशेष अधिकार यह प्राप्त होता है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता, गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति नहीं बन पाए। अब कहिएगा क्या ताल्लुकात है गिरफ्तारी और लाल कृष्ण आडवाणी से? तो गिरफ्तारी और लाल कृष्ण आडवाणी से ताल्लुकात ये है, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाहा गया, और अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद को ढाहा गया, इसको लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी पर केस हुआ है, समझिए, मुकदमा दर्ज किया गया है। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में तो मुकदमा की सुनवाई लगभग 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस तक होता है, अंतिम में 25 बरस के बाद फैसला आता है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के फैसला नहीं आया है। अब न्यायपालिका है, कभी भी फैसला आ सकता है। मान लीजिए लाल कृष्ण आडवाणी जो है राष्ट्रपति के पद पर रहते और उनके खिलाफ सजा का ऐलान हो जाता, गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता, तो ये तो सही नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए। यही कारण है, और यही कारण है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है आपको राष्ट्रपति नहीं बन पाए। लाल कृष्ण आडवाणी का पूरा इच्छा था कि वो राष्ट्रपति बने। एक तो उनका पूरा इच्छा था कि प्रधानमंत्री बने, लेकिन बेचारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उप प्रधानमंत्री में ही संतोष करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1998 से लेकर के 2004, 1998 से लेकर 2004, समझ गए। तो प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाए। अब हमको लगता है मोदी जी जो है राष्ट्रपति भी नहीं बनने देंगे, समझे। अब क्या, अब थोड़े बन पाएंगे, अब तो एकदम अंतिम अवस्था में है, कब चले जाएंगे कहना मुश्किल है। क्या? हाँ हाँ हाँ, उस पे चल तो रहा है ना जी, केस चल रहा है ना। है, सुनने दीजिए ना भाई थोड़ी। हाँ नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। अगर स्पष्ट कर दिया कि आप दोषी है तब दिक्कत है। मुकदमा जब तक चल रहा हो तो कुछ ऐसा चीज़ है जो आप नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ नहीं कर सकते, बहुत सारा कंडीशन होता है उसमें, ठीक है। बैठ जाइए। तो ये चीज़ है, राष्ट्रपति अगर पद पर है तो पद पर रहते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता। पहला विशेषाधिकार राष्ट्रपति को ये है। दूसरा विशेषाधिकार राष्ट्रपति को यह प्राप्त होता है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने अगर कोई काम किया है तो उस काम को लेकर उन्हें न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने को लेकर विधेयक लाया और उस विधेयक पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, तब जाकर के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हो पाया। तो अनुच्छेद 370 को समाप्त करने में राष्ट्रपति का भी योगदान है। तो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 को फाइनली समाप्त करवाया,
तो क्या राष्ट्रपति ने, रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करवाया? कल के डेट में जाकर के वे राष्ट्रपति के पद से हट जाएंगे और हटना तय है। 24-25 जुलाई तक हट जाएंगे, समझ वही 24-25 जुलाई तक हट जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या रामनाथ कोविंद को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए न्यायालय में दोषी ठहराया जा सकता है? एकदम नहीं, नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा विशेषाधिकार ये, तीसरा विशेषाधिकार ये प्राप्त होता है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगला विशेषाधिकार राष्ट्रपति को यह प्राप्त होता है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। दीवानी मतलब रुपया पैसा से संबंधित मुकदमा। मान लिया जाए कि राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति बन गया तो उसके माथा पर तो नहीं लिखा हुआ है कि ईमानदार ही है, घोटाला नहीं कर सकता है। घोटाला भी कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अधीन जो है ना, एक भारत सरकार का निधि आता है, आकस्मिक निधि। समझिएगा, आकस्मिक निधि होता है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन ही आता है। आकस्मिक निधि से पैसा राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही निकाला जा सकता है। आकस्मिक निधि के ऊपर राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है। अब आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार है, राष्ट्रपति उसमें से पैसा निकाल लिया, मतलब घोटाला कर लिया। हो सकता है या नहीं हो सकता है? पैसा को देख करके अच्छे अच्छे इंसान का नियत बदल जाता है, समझ गए? तो राष्ट्रपति भ्रष्टाचारी ना हो, राष्ट्रपति भ्रष्टाचारी ना हो, इसको लेकर के जो है संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन दीवानी मुकदमा चलाने के 2 माह पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है कि आप पर दीवानी मुकदमा चलाया जाना है। 2 माह पूर्व सूचना देकर राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। यही मुख्य तौर पर 4 विशेषाधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। इसमें से ये जो चौथा पॉइंट हमने आपको बताया है, यहां से मुख्य तौर पर यही प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा कितना माह पूर्व सूचना देकर लाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा 2 माह पूर्व सूचना देकर लाया जा सकता है। मुख्य तौर पर यही बात याद रखना है। इसके अलावा अन्य किसी भी बात को आप नहीं भी याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चौथा पॉइंट आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। तो नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा। 1 नंबर में लिखिएगा, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ने जो कार्य किया है, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ने जो कार्य किया है, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ने जो कार्य किया है के बाद कोमा, उस कार्य को लेकर राष्ट्रपति को न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगला पॉइंट,
पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगला पॉइंट, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ अगला पॉइंट, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ दीवानी मुकदमा, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ दीवानी मुकदमा, दीवानी मुकदमा 2 माह पूर्व सूचना देकर, दीवानी मुकदमा 2 माह पूर्व सूचना देकर, दीवानी मुकदमा 2 माह पूर्व सूचना देकर, 2 माह पूर्व सूचना देकर चलाया जा सकता है। चलिए, बात क्लियर है? 1 सेकंड में पढ़िए तो उसको, 4 गो तो लाइन है, 1 सेकंड में पढ़िए। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। पढ़ लिए? चलिए बोलिए, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है? नहीं। अगर राष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए कोई काम किया है, उस काम के लिए उन्हें न्यायालय में दोषी ठहराया जा सकता है? नहीं ना। आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है? दीवानी मुकदमा कितना माह पूर्व? 2 माह पूर्व सूचना दे, 2 माह पूर्व। इतना बात क्लियर? कोई दिक्कत, कष्ट, आपत्ति? 12? अच्छा ठीक, चलिए ठीक। हाँ चलिए, अब आगे आप हेडिंग मारिएगा सलाहकारी अधिकार, सलाहकारी अधिकार, सलाहकारी अधिकार। सलाहकारी अधिकार। देखिए, एगो सवाल पूछते हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। सबको अपने अपने भगवान की कसम है, आप जिसको मानते हैं उसकी कसम है। हाँ तो मान लीजिए ना, कितने ऐसे लोग हैं? एक तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से पढ़ना, क्लास नहीं, क्लास नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब क्लास कभी नहीं होता है। कितने ऐसे लोग हैं जो सच में रूम पे 5 घंटा या उससे ज्यादा पढ़ते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, इतने सारे लोग हैं, चलिए मैक्सिमम लोग हैं। चलिए ठीक है, सही सही बताएं ना, क्योंकि भगवान कसम दिए हैं। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी 5 घंटा कम से कम रूम पे कीजिए। ठीक है, देखिए अब तो आपके बैच में बहुत कुछ हो गया है। मान लीजिए हम संघ का शासन पढ़ा रहे हैं, कितना कुछ चीज पढ़ा दिए हैं। फिर जो है बायोलॉजी में 5-6 चैप्टर तो हो ही गया होगा, 6 चैप्टर हो गया है। अरे कुछ नहीं समझ में आता है, जो चीज पढ़े हैं वो समझ में आता है कि वो समझ में नहीं आता है? जो पढ़े वो समझ में आता है ना, उसी को बार बार पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए ना। क्या दिक्कत है? इतना बार पढ़िए कि वो आपके दिमाग में पत्थर की तरह बैठ जाए। समझ गए? हिल डोल ना हो, बड़ा पत्थर होता है उसको आप हिला डोला सकते हैं? नहीं।
वैसे ही कॉपी में जो चीज है ना उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आंधी है, तूफान है, सोए में भी हमसे कोई जो चीज पढ़े वहां से क्वेश्चन पूछे ना, उसका जवाब हम दे दे। तो 5 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी कीजिए, ये रिक्वेस्ट है हमारा, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। समझ गए? तो चलिए आगे आते हैं। सलाहकारी अधिकार, देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति बनने की योग्यता को जब आप पढ़ेंगे ना, तो राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है, अंगूठा छाप भी राष्ट्रपति बन सकता है। समझ गए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छे विद्वान हो, ये आवश्यक नहीं होता है, ये आवश्यक नहीं होता है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है, और अगर कोई मामला है, अगर कोई मामला है, अगर कोई विवाद है, उस पर राष्ट्रपति को कोई निर्णय लेना है, और उस मामले या विवाद में कानून का प्रश्न निहित है, कानून का प्रश्न निहित है, यानी संविधान की बात निहित है। और अगर राष्ट्रपति पढ़ा लिखा नहीं है, अगर पढ़ा लिखा है, कानून का जानकार है, तो वो खुद डिसीजन ले सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए तो पढ़ा लिखा हो ये जरूरी है नहीं, तो अंगूठा छाप भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो संविधान निर्माताओं ने इन बातों को ध्यान में रखा, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को सलाहकारी अधिकार प्रदान किया। राष्ट्रपति के सलाहकारी अधिकार के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 हमें राष्ट्रपति के सलाहकारी अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? अनुच्छेद 143 यह कहता है कि वैसे कोई भी मामले जिसमें कानून का प्रश्न निहित हो और राष्ट्रपति निर्णय करने में सक्षम नहीं हो, तो इस स्थिति में उस मामलों पर राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, और राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है। सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना होता है, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना होता है, और सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दिया है उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति का मन होगा मानने का तो राष्ट्रपति मानेगा, अगर राष्ट्रपति का मन नहीं होगा मानने का तो राष्ट्रपति नहीं मानेगा, राष्ट्रपति नहीं मानेगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, वैसे मामले जिसमें कानून का प्रश्न निहित हो और राष्ट्रपति को निर्णय करना हो और राष्ट्रपति को समझ में ना आए, तो राष्ट्रपति उन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 देता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। मूल तौर पर वनडे एग्जाम में आप यही बात याद रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है यहां पर। टेक्निकल फॉल्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को हर मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को हर मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। स्पेशली वैसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, उस मामलों पर सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। लेकिन वैसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, उन मामलों पर सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। जैसे 1990 के दशक में
राष्ट्रपति ने जो है आपको सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा अयोध्या मसले पर, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा गया था, बाबरी मस्जिद जो ढहा गया था उस मामले पर भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से इनकार करते हुए यह कहा, यह जो अयोध्या का मसला है यह हमारे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। दूसरा, यह भूमि विवाद से संबंधित है। तीसरा, यह आज के डेट में राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये तमाम कारण हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह देने से मना कर दिया। लेकिन आपके परीक्षा में इतना नहीं जाता है। ये सब चीज़ जब आप मेंस में बैठते हैं ना, तो मेंस में ये सब चीज़ कोट करना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के कार्याधिकार शक्ति या फिर जो है आपको राष्ट्रपति के सलाहकारी अधिकार, राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछता है और विशेषकर जोर सलाहकारी अधिकार पर देता है, तब ये सब चीज़ आपको कोट करना होता है। ऐसे नहीं पूछता है। ऐसे वनडे एग्जाम में सीधा क्या पूछता है जानते हैं? जो है आपको राष्ट्रपति को सलाहकारी अधिकार कौन अनुच्छेद देता है, ये प्रश्न पूछता है, अनुच्छेद 143। और दूसरा, सलाह मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। राष्ट्रपति का मन होगा सलाह मानने का तो मानेगा, नहीं मन होगा नहीं। यही बात पूछा जाता है मूल तौर पर आपके परीक्षा में। लेकिन जानकारी के लिए इससे आगे बढ़ करके हमने आपको चीज़ों को बता दिया है, तो अब नीचे से नोट डाउन कीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो कानूनी मामलों पर, वो कानूनी मामलों पर, वो कानूनी मामलों पर, कानूनी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, 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 फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है, बाध्य होता है। लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, फुल स्टॉप। इतना ही आपके लिए जरूरी है, बाद बाकी चीज नहीं भी लिखिएगा ना, अगर आगे कुछ लिखाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ गए? लिखा दे। हाँ
है देखिए वो कहाँ भागा, वो ब्लैक शर्ट भाग गया, बताइए पानी पीने गया। ओ हमको तो लगा भाग गया, बोले नहीं लिखाएंगे तो भाग गया। चलिए लिखिएगा नीचे से। 1990 के दशक में नहीं, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। 1990 के दशक में 1990 के दशक में 1990 के दशक में 1990 के दशक में अयोध्या मसले पर 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 राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। मांगा तो सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सलाह देने से सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सलाह देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया तथा सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसलिए इस मसले पर मसला या मामला दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसलिए इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है। अर्थात ये जो लाइन लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो लाइन अभी अर्थात के बाद लिखाएंगे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आने वाले
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य है, सलाह देने के लिए बाध्य है। छूट गया है क्या? मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य है, बाध्य है, बाध्य है। हाँ, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बढ़िया से पढ़िए इसको। देखिए कोई दिक्कत है? कितना क्वेश्चन हुआ है? कितना? अरे ऐसे दिखाइए ना। 13 ये गो हुआ, तभी आप 12 बताए थे हो, तो तभी से लेकर अभी तक एक ही क्वेश्चन बताए। इकोनॉमिक्स का बैच कोई ऑनलाइन फाउंडेशन कर रहे हैं? कोई कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स का बैच कोई कर रहे हैं? कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो ये चीज है। देखिए कोई दिक्कत है उसमें? देखिए पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है तो अभी तुरंत पूछिए। हाँ, यानी ये अयोध्या मसला सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसलिए नहीं दिया। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कोई मामला आएगा तो उस पर देने के लिए बाध्य है, ये चीज लिखा है। अकबकाइए नहीं आप लोग, अकबकाते का है? अकबका जाते हैं आप लोग। समझ गए? इतना बात याद हो गया? कोई दिक्कत, कष्ट, आपत्ति? एक बार बताइए, सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकार कौन अनुच्छेद? सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, हाँ या ना? है, लेकिन कौन मामला पर? जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्र, अन्य मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य है नहीं ना है? और राष्ट्रपति सलाह, सुप्रीम कोर्ट का सलाह मानने के लिए बाध्य है नहीं ना हो? राष्ट्रपति का मन होगा मानेगा, राष्ट्रपति का नहीं मन होगा। बात क्लियर? चलिए आगे। सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे ऐसे। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की चर्चा अनुच्छेद 131 में है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है वो आता है, दो राज्यों के बीच विवाद होता है वो आता है, फिर केंद्र और एक तरफ दो या दो से अधिक राज्य है वो आता है। ये सब मामला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए, सलाहकारी के बाद आगे लिखिएगा आपात संबंधी अधिकार। आपात, तो अभी टाइम कहाँ हुआ? आप लोग तो बड़ी है। आपात संबंधी अधिकार, आपात संबंधी अधिकार, आप लोग का बड़ी बुरा हाल है वह महाराज। घर पे जाकर के जब मोबाइल चलाते हैं तब तो 5-5 घंटा तक मोबाइल चलाते हैं, तब नहीं ध्यान जाता है कि 5 घंटा मोबाइल चला लिए हैं। अब पढ़ने में थोड़ा सा टाइम हुआ बस हो नानू करना शुरू। समझ गए? आपात संबंधी अधिकार लिखिएगा। देखिए, आपात यानी इमरजेंसी। ऐसे तो आपात जो है ना एक चैप्टर ही है, वहां पर विस्तार पूर्वक इसके विषय में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जानिए। जो आपात है, अगर हम आपात की बात करें तो आपात जो होता है ना आपको 3 प्रकार का होता है। एगो आपको राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात होता है। दूसरा आपको राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन होता है। और तीसरा आपको वित्तीय, वित्तीय आपात।
राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और 365, 356 और 365 दोनों में है, समझ गए। तो आगे वहां पर चर्चा कर देंगे 356 के तहत कैसे, 365 के तहत कैसे, लेकिन जानिए यहां पर, ठीक है। वित्तीय आपात 360 जानते हैं, तीनों आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तीनों आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और तीनों आपात की घोषणा जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यही तो राष्ट्रपति का आपात संबंधी अधिकार है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति, और शादी ब्याह हो रहा है, आप लोग शादी कीजिएगा तो बुलाइएगा ना हमको। चलिए हो गया, हो। सुनिए, अब हम करेंगे तो जरूर बुलाएंगे, पूरा विद्यार्थी को ले जाएंगे बाराती, समझे। चलिए अब आइए, आइए नो, नहीं पढ़िएगा, पढ़ लीजिए, ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर हल्ला कीजिएगा जितना करना होगा। अनुच्छेद 352 देखिए, राष्ट्रपति 3 आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार पर जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा ये 3 आधार पर मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है। जब भारत सरकार का मंत्रिमंडल लिख करके देता है तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर अनुच्छेद 352 के तहत करता है। वही राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है। इन दोनों के लिए जो है, यानी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लिए जो है लिखित सिफारिश की आवश्यकता मंत्रिमंडल की नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह मात्र पर करते हैं, सलाह मात्र पर करते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा, आपात संबंधी अधिकार। लिखिएगा 1 नंबर में राष्ट्रीय आपात, डैश देकर अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 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 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं। आगे 2 नंबर में राष्ट्रपति शासन, डैश देकर अनुच्छेद 356 और 365 के तहत, अनुच्छेद 356 और 365 के तहत, अनुच्छेद 356 और 365 के तहत, अनुच्छेद 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा
राष्ट्रपति शासन की घोषणा भारत के राष्ट्रपति शासन की घोषणा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं। मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं। सलाह पर करते हैं। आगे, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत, एकदम कुर्ता पहन के आए हैं, नेता बनिएगा हो। अच्छा, वित्तीय आपात लिखिएगा, वित्तीय आपात लिखिएगा डैश देकर। अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत मंत्रिपरिषद के सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। फुल स्टॉप। चलिए, हो गया। तो बताइएगा, आपात संबंधी अधिकार किसको है? किसको है? तीनों प्रकार के आपात की घोषणा कौन करते हैं? तीनों प्रकार के आपात की घोषणा। अच्छा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद? राष्ट्रपति शासन 356 और 300। वित्तीय आपात, अच्छा, कौन आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति जो है लिखित सिफारिश पर करते? कौन? और सलाह पर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों का धन्यवाद। खुश रहिए। नहीं लिखाए हैं, जाकर के देखिए ना। सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ है। 1950, 28 जनवरी 1950। और है। चलिए, धन्यवाद।